हेलो, 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 हेलो।
ओके, आई थिंक लगभग 10 से 11 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, तो लेट अस स्टार्ट। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब ये चालू किया था, और इसमें हमने जो IS 456 के जो क्लॉजेस है, उस क्लॉजेस के बारे में हमने देखा था कि किस तरह से टेबल या फिर क्लॉजेस, इसका हम रेफरेंस लेके शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके पहले में हमने देखा था कि L/D रेशो, ये L/D रेशो जो है, इफेक्टिव स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशो, ये जो रहता है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब अगर है तो 35 और कंटिन्यूस स्लैब है तो 40। और ये पर्टिकुलरली अगर स्पैन 3.5 मीटर लेंथ इतना अगर रहता है तो केस में हम ये L/D रेशो हम इसे यूज कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि टू वे स्लैब में, जब कभी हम टू वे स्लैब देखते हैं तो टू वे स्लैब में दो डायमेंशंस रहते हैं, एक शॉर्टर डायमेंशन और एक लॉन्गर डायमेंशन। तो यहाँ पे क्लियर दिया है कि शॉर्टर ऑफ द टू स्पैन, मतलब जो शॉर्टर डायरेक्शन में स्पैन है और जो लेंथ है उसे हम कंसिडर करते हैं कि जैसे कि सपोज कि अभी यहाँ पे ये एक स्पैन है जिसमें सपोज ये 3 मीटर है और ये 5 मीटर। अभी ये तो हमें पता चल गया कि अगर हम 5/3 करते हैं तो 5/3 तो ये लेस देन 2 है, ठीक है। इसका जो रेशियो है Ly/Lx ये लेस देन 2 है, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं इसको कि दिस इज टू वे स्लैब। तो टू वे स्लैब ये हमें पता है कि Ly/Lx ये जो रेशियो है, अगर ये रेशियो लेस देन 2 है, Ly/Lx ये अगर रेशियो लेस देन 2 अगर है तो हम कह सकते हैं इसको टू वे स्लैब। अदरवाइज इसे हम कहेंगे वन वे स्लैब, या तो फिर ज्यादा है, सपोज अगर लेंथ 3 मीटर है और उसके बाद में फर्स्ट लेंथ 3 मीटर है, सेकेंड लेंथ अगर 6 मीटर है, तो ये 2 या तो फिर उससे ज्यादा है, सपोज ये 6.5 है, तो Ly/Lx क्या हो गया है, ये Ly, ध्यान में रखना जो भी कुछ बड़ा स्पैन है, बड़ा डायमेंशन है, बिगर डायमेंशन है, तो हम उसको Ly कंसिडर करेंगे, और जो स्मॉलर डायमेंशन है उसको हम Lx कंसिडर करेंगे। लेकिन जब हम टू वे स्लैब में जाते हैं तो टू वे स्लैब में यहाँ पे देखिए कि स्पैन अप टू 3.5 मीटर, अगर स्पैन अप टू 3.5 मीटर है तो वो केस में सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए ये जो L/D रेशियो है, जिसकी वजह से हम कैलकुलेशन करते हैं D इफेक्टिव डेप्थ, अगर ये हमें कैलकुलेशन करना है तो वो केस में L/D रेशियो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए 35, कंटिन्यूस स्लैब के लिए ये जाएगा 40। तो इस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्लॉजेस देखे थे। क्लॉजेस और वो जो टेबल है, वो टेबल हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो एनेक्सर डी, ये पेज नंबर 90 पे आपको दिखेगा, जहाँ पे स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन है। तो अगर स्लैब
दो डायरेक्शन में स्पैन होता है तो हम उसको कहते हैं टू वे स्लैब। ठीक है, टू वे स्लैब के लिए हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है कि अगर हमें मोमेंट निकालना है, मोमेंट कैलकुलेट करना है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्लॉज D1.1 ये क्या बोलता है कि mx और ये my, इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में जो अल्फा एक्स मतलब ये जो कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट हमें टेबल नंबर 26 से लेना है और बाकी W इंटू एल एक्स स्क्वायर। एल एक्स क्या है तो एल एक्स से यहाँ पे दिया है कि एल एक्स एंड एल वाई, जहाँ पे लेंथ ऑफ द शॉर्टर स्पैन और लेंथ ऑफ द लॉन्गर स्पैन, इस तरह से यहाँ पे एल एक्स एंड एल वाई दिया गया है। और उसी तरह से एम एक्स एंड एम वाई जैसे हम बोलते हैं कि मोमेंट ऑन स्ट्रिप ऑफ यूनिट वेट स्पैनिंग इन एल एक्स डायरेक्शन एंड स्पैनिंग इन एल वाई डायरेक्शन अगर है तो केस में हम क्या बोलेंगे, एम एक्स और एम वाई। तो डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू ये हमें पता है कि अगर कोई भी बीम अगर है तो बीम के ऊपर में या स्लैब के ऊपर में कुछ ना कुछ लोड रहेगा। ठीक है, तो ये जो लोड है, ये लोड कितना है तो ये लोड हम डब्ल्यू कंसिडर करते हैं किलो न्यूटन पर मीटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर ये हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे डब्ल्यू और एल एक्स जो रहेगा, एल एक्स मतलब शॉर्टर स्पैन में ये एल एक्स रहेगा। तो इस तरह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ये टेबल हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है, टेबल नंबर 26, जहाँ पे टाइप ऑफ पैनल, मोमेंट कंसिडर्ड, इंटीरियर पैनल, वन शॉर्ट एज कंटिन्यूअस, वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस, टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरह से हमने ऑलरेडी बेंडिंग मोमेंट के कोएफिशिएंट्स देखे हुए। फॉर रेक्टेंगुलर पैनल सपोर्टेड ऑन फोर साइड्स और टॉर्शन एट कॉर्नर का भी प्रोविजन यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। तो इंटीरियर पैनल मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये यहाँ पे एल वाई बाय एल एक्स का रेशो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एल वाई बाय एल एक्स का जो रेशो रहेगा तो ऑब्वियसली ये कितना होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए। तो लेस देन 2 है तो ये वैरी कर रहा है 1 to 2.0। ठीक है, 1 to 2.0 के रेंज में रहेगा ये। सो 1, 1.1, 1.2, अब इन बिटवीन जो भी कुछ वैल्यूज है, सपोज आपका एल वाई बाय एल एक्स रेशो आ रहा है 1.15। सो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे 1.1 का ये कोएफिशिएंट देखते हैं, 1.2 का यहाँ पे कोएफिशिएंट देखते हैं, और इन यहाँ पे 1.15 तो सिंपली इंटरपोलेट कर सकते हैं। 1.15 है या 1.16 है, 1.17 है, इसको सिंपली इंटरपोलेट करते हैं। तो इंटरपोलेट करने के बाद में जो भी कुछ वैल्यू आती है हमें, तो हम एज अ बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और रेक्टेंगुलर पैनल के लिए यहाँ पे जो भी कुछ कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट के हिसाब से एक तो नेगेटिव मोमेंट एंड पॉजिटिव मोमेंट, ऐसे दो मोमेंट हमारे पास में आएगी। दो मोमेंट के लिए हमें एएसटी कैलकुलेट करना होता है। तो जिस तरह से हमने वन वे स्लैब में कंसिडर किया था उसी तरह से हमें टू वे स्लैब में भी कंसिडर करना है। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब सेम, डिजाइन कंसिडरेशन सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे, तो डिफरेंस यहाँ पे इनके जो कोएफिशिएंट हम जहाँ पे जिस तरह से पैनल है, जिस तरह से पैनल मेंबर रहेगा उस तरह से हम उसके कोएफिशिएंट्स हम कंसिडर करते हैं, उस तरह से उसका नेगेटिव मोमेंट आता है, पॉजिटिव मोमेंट भी आता है। अब ये हो गया शॉर्ट स्पैन कोएफिशिएंट। उसी तरह से लॉन्ग स्पैन का भी कोएफिशिएंट हमें देखना होता है। तो यहाँ पे लॉन्ग स्पैन के कोएफिशिएंट भी हम यहाँ से देखते हैं। और ये लॉन्ग स्पैन के लिए ध्यान में रखिए, जो भी कुछ शॉर्टर स्पैन है, शॉर्टर स्पैन मतलब इसके पहले मैं बताया कि सपोज कि यहाँ पे सपोज ये 2 मीटर है एंड लेट अस से दिस इज 3.1 मीटर। यहाँ पे शॉर्टर स्पैन क्या हो गया, शॉर्टर स्पैन ये 2 हो गया। लॉन्गर स्पैन कितना हो गया, लॉन्गर स्पैन ये 3.1 हो गया। तो लॉन्गर स्पैन के लिए जब हम कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर भी दो कोएफिशिएंट आते हैं, निगेटिव मोमेंट का और पॉजिटिव मोमेंट का। मतलब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे एएसटी कितना आएगा, दो
निगेटिव मोमेंट से सॉरी निगेटिव मोमेंट और पॉजिटिव मोमेंट ऐसे दो मोमेंट्स है, तो यहाँ पे कितना AST आना चाहिए? हमारे पास में 2 AST आएगा शॉर्टर स्पैन के लिए। सिमिलरली जब हम लॉन्गर स्पैन लेंगे तो लॉन्गर स्पैन लेने के टाइम में भी हमारे पास में कितना AST आना चाहिए? यहाँ पे दो मोमेंट्स है, दो मोमेंट है तो उसकी वजह से AST भी कितना आना चाहिए? 2 आएंगे, 2 आते हैं, ठीक है, निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो कंटिन्यूअस एज पे एंड मिड स्पैन में ऐसे 2 AST हमारे पास में मतलब शॉर्टर स्पैन के लिए भी आते हैं और लॉन्गर स्पैन के लिए, मतलब ऐसे टोटल 4 AST के साथ में हमें डील करना होता है। वन वे स्लैब में हमने सिर्फ 2 AST देखे थे, निगेटिव मोमेंट और पॉजिटिव मोमेंट कंटिन्यूअस एज पे और मिड स्पैन के ऊपर में। लेकिन जब हम टू वे स्लैब लेते हैं तो टू वे स्लैब में शॉर्टर स्पैन के लिए और लॉन्गर स्पैन के लिए अलग अलग कोएफिशिएंट हमें देना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे और एक चीज जो टू वे स्लैब में हमें कंसिडर करना होता है तो वो है टॉर्शन। टॉर्शन रेनफोर्समेंट क्या यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है क्लॉज डी 1.8। ये जो क्लॉज डी 1.8 क्या कहता है कि जो भी कुछ टॉर्शन रेनफोर्समेंट है, ये टॉर्शन कहाँ पे क्रिएट होगा? ये कॉर्नर में क्रिएट होगा, कॉर्नर में क्रिएट होता है, ठीक है। और कंसिडर करते हैं हम स्लैब को सिंपली सपोर्टेड, क्योंकि वहां पे जो एजेस रहते हैं उस एजेस के ऊपर में यहाँ पे कॉर्नर में टॉर्शन क्रिएट होता है। अगर सपोज ये अगर प्लान डायमेंशन है, और हमें पता है कि कॉर्नर कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर और यहाँ पे फोर्थ कॉर्नर। ऐसे फोर्थ कॉर्नर है कि जहाँ पे स्लैब कंसिडर किया जाता है सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी और इधर पर भी ये भी एज के ऊपर में और ये भी एज के ऊपर में एज अ सिंपली सपोर्टेड किया कंसिडर किया जाता है। तो ये जो एज है तो यहाँ पे हम रेनफोर्समेंट अलग देते हैं, टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे। और जहाँ पे जो रेनफोर्समेंट का लेयर रहता है तो रेनफोर्समेंट का लेयर हमें पैरेलल देना पड़ेगा। अगर ये लॉन्गर एज है तो लॉन्गर एज को पैरेलल हमें यहाँ पे देना है, शॉर्टर एज को भी पैरेलल हमें यहाँ पे देना। तो इस तरह से अलग से हमें एज अ मेश करके हम यहाँ पे रेनफोर्समेंट यहाँ पे एज अ टॉर्शन के लिए ये इस तरह से यहाँ पे सेपरेट टॉर्शनल रेनफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना होता है। इसे बोला जाता है टॉर्शनल रेनफोर्समेंट। ये देखिए यहाँ पे टॉप एंड बॉटम एज, मतलब अगर हम इसका सेक्शन देखते हैं तो सेक्शन में भी हमें यहाँ पे रेनफोर्समेंट देना होगा, रेनफोर्समेंट हमें इस तरह से देना होगा। अब ये रेनफोर्समेंट यहाँ पे तो ठीक है देना है तो है, लेकिन कितना लेंथ तक हमें रेनफोर्समेंट देना है, कितना साइज होना चाहिए उसका? तो यहाँ पे बताया गया है कि फ्रॉम द एजेस मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1/5 ऑफ द शॉर्टर स्पैन। यहाँ पे देखिए फिर से बताया गया है कि 1/5 ऑफ द शॉर्टर स्पैन, शॉर्टर स्पैन को हम LX से हम लिखते हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं LX/5। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? ये जो डिस्टेंस है ये एज से जो डिस्टेंस रहेगा ये 1/5 ऑफ LX।
तो ये 1/5 ऑफ द एलेक्स यहाँ पे डिस्टेंस रहता है, और रेनफोर्समेंट का एरिया या तो फिर कितने लेयर में हम दे सकते हैं, कितना एरिया होना चाहिए रेनफोर्समेंट का, ये सेपरेट रेनफोर्समेंट रहता है जो कि पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें देना होता है, अपार्ट फ्रॉम जो कुछ कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट है। ये जो कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट है यहाँ पे, तो इसके अलावा सेपरेट रेनफोर्समेंट कितना परसेंटेज देना है या फिर कितना देना है, तो यहाँ पे बताया गया है कि 3/4 या 3/4 ऑफ द एरिया, 3/4 ऑफ द एरिया हमें देना होता है। तो एरिया ये कौन सा एरिया अभी यहाँ पे, मैक्सिमम मिड स्पैन मोमेंट के लिए जो एरिया निकलेगा वो हमें देना पड़ेगा 3/4। सो इतना रेनफोर्समेंट एज अ टॉर्शन रेनफोर्समेंट एज अ मेश करके हमें यहाँ पे कॉर्नर में देना है, ये ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा अलग पार्ट रहेगा 2A स्लैब में। अगर हमें सिर्फ इंटीरियर पैनल डिजाइन करना है तो वो केस में नहीं रहेगा, लेकिन अगर हमें पूरा का पूरा स्लैब अगर कंसिडर करना है तो वो केस में जहां जहां पे ये कॉर्नर्स है, कॉर्नर में हमें एज अ मेश करके हमें ये 3/4 ऑफ द एरिया, जितना मैक्सिमम मिड स्पैन मोमेंट के लिए लगता है उतना एरिया हमें यहाँ पे देना होगा।